हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में लेसन 10 कंप्लीट किया था हमने। आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 11 पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सभी जीवों में, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, तो उनको पानी की, जल की या फिर जो कार्बनिक पदार्थ होती हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जो उनकी जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान में जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो गमन होता है उसको बोलते हैं परिवहन। तो पादपों में, अब जंतु परिवहन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं पादप में परिवहन। पादपों में परिवहन क्या होता है कि जो देखो, हम लोग जो पादप में सबसे ज़्यादा देखेंगे कि उनको जल की आवश्यकता होती है। तो जो जल जो होता है, उनका जो उपापचय क्रिया, मतलब उनकी जितने भी क्रियाएं जो होती है उसके लिए जल ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जल का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है ना, जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, उसके पादप के पूरे बॉडी में जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जल का जाना होता है वो बहुत जरूरी होता है। पहला टॉपिक है हमारा पादप जल संबंध। जो पादप होता है या कोई भी जीवित कोशिका होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक घटक होता है। इससे ज़्यादा क्या होता है कि कोई भी कोशिका का संपूर्ण भाग जो होता है 70 से 90% भाग जो होता है उसमें जल होता है, जो उसके जितने भी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं और जैविक क्रियाएं, उसको संपन्न करती है। पादप शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन किसके सहायता से होता है? जल के माध्यम से। पादप जो होता है उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का जो अभिगमन होगा वो जल की सहायता से होता है। कोशिका में विसरण, परासरण, अंतःचूषण एवं रसानुकुंचन आदि क्रियाओं द्वारा जल अनेक प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियमन करता है। कोशिका में क्या होता है? विसरण की क्रिया होती है, डिफ्यूजन, परासरण की क्रिया होगी, ऑस्मोसिस और अंतःचूषण, इम्बेसिएशन एवं रसानुकुंचन की जो क्रियाएं होती हैं, जितने भी क्रियाएं पादपों में संपन्न होती है उनकी क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो जल करता है। जो जल होता है वो भोज्य पदार्थों का भी संचय करता है, संवहन करता है। उसके साथ साथ क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को भी क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। जीव द्रव्य के संगठन एवं उनमें उपस्थित जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको कार्य करने के लिए जीव द्रव्य या जल योजन आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, जो जल होता है वो जीव द्रव्य में अन्य पदार्थों के आणविक संरचना को बनाए रखना है। जल जो होता है वो जड़ों से मृदा के द्वारा अवशोषित, मृदा जो होता है उससे ही जड़ों के माध्यम से क्या करता है? जल को अवशोषित किया जाता है। और पादप काय के, जो पादप का जितना भी शरीर होता है उसके प्रत्येक कोशिका या उत्तकों को पहुंचाता है। ठीक है, इसका अवशोषण के द्वारा जो अवशोषण होता है उसका शरीर में किसी भी प्रकार जैव और भौतिक प्रक्रियाएं जैसे कि विसरण होती है, परासरण होती है, अंतःशोषण, जीव द्रव कुंचन, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं होती है इन्हीं के माध्यम से होती है। प्रक्रियाओं के कारण इन पौधों में जल के मध्य बहुत ज्यादा संबंध है, गहरा संबंध होता है, जिसे पादप जल संबंध कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपने जड़ों से मृदा के कणों के बीच स्थित जो कैपिलरी जल होते हैं, कैपिलरी वाटर होते हैं, उसको अवशोषित कर पाते हैं। पौधों में परिवहन कैसे होता है कि पौधों में जो जल होता है वह पोषक, खनिज तत्व, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और पादप हार्मोन अर्थात वृद्धि नियामक पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, यदि परिवहन कोशिका के अंदर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लघु दूरी परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु दूरी परिवहन। यदि परिवहन जो होता है वो कोशिका के अंदर से एक कोशिका से एक दूसरी कोशिका के बीच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लघु दूरी परिवहन कहते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जो विसरण, उत्प्रेरित विसरण, परासरण, अंतःशोषण के उदाहरण है तथा सक्रिय परिवहन होता है। दीर्घ दूरी परिवहन किसको बोलेंगे? दीर्घ दूरी परिवहन वह है जो संवहनीय उत्तकों, वेस्कुलर टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन हम लोगों ने किया था, उसके माध्यम से होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। कोई स्थानांतरण कहते हैं, उसके साथ साथ इसको दीर्घ दूरी परिवहन भी कहते हैं। सक्रिय परिवहन किसको बोलते हैं? तो सक्रिय परिवहन जो होता है जिसमें एटीपी की ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा की सहायता से संपन्न होता है। परिवहन की अगर दिशा देखेंगे तो जल की स्थिति में एक रेखीय होती है। अगर जल का देखेंगे तो एक रेखा में परिवहन होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग कार्बनिक पदार्थ या खनिज को देखेंगे तो इसके लिए यह बहुरेखीय होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जो होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है उनका संश्लेषण कहाँ से होता है? तो पत्तियों में होता है।
जहाँ से ये पौधों के अन्य भागों तथा उसकी जीविका कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, जिनमें वृद्धिशील शीर्ष एवं फल एवं संग्रहणी अंग प्रमुख है। संग्रहणी अंग से आवश्यकता अनुसार कार्बनिक पदार्थ को वृद्धि स्थल तक पहुँचाते हैं, जहाँ पे वृद्धि में आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। कुछ भाग जो होते हैं वो स्वयं के जैव रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ भाग जो होते हैं वो क्या होता है, स्वयं की जैव रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए गए पदार्थ का पुनर्निर्माण करते हैं, पुनर्परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह में फिर से पहुंचाते हैं। खनिज लवण प्राथमिक तौर पर मूलों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिसको एक जगह से दूसरे स्थान पर इसको भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। जल का जो परिवहन होता है वो एक रेखीय होता है और इसमें अत्यल्प मात्रा में हार्मोन भी हेल्प करते हैं। ठीक है, पादपों में परिवहन जो होता है जटिल प्रकृति का प्रदर्शन करता है, कुछ भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिगमन करते हैं और कुछ क्या होते हैं ध्रुवीय प्रकृति पोलर नेचर में गति करते हैं। तो कुछ क्या होता है ग्रहण करता है और उसी अंग से कुछ पदार्थ को अन्य कोशिका या अन्य अंग में अभिगमन करा देते हैं। लघु दूरी परिवहन हम लोगों को समझ में आ गया। लघु दूरी परिवहन क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं लघु दूरी परिवहन। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन इसमें होता है कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बिना एटीपी लगे, मतलब बिना ऊर्जा लगे इसमें ट्रांसफर हो जाता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अगर ये जग है ये खाली है और यहाँ ये खाली है, ये पूरा भरा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? या ऊर्जा भी नहीं लगेगा, कोई भी भौतिक बल नहीं लगेगा, सांद्रण नहीं लगेगा, है ना, कोई भी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन, पेशीय ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर है विसरण, वह कार्यकीय प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विसरण, वह कार्यकीय प्रक्रिया जिसमें द्रवों, ठोसों, गैसों के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति होती है तथा वह तब तक होती रहती है जब तक कि पदार्थ के अणु उपस्थित स्थान से समान रूप से फैल ना जाए या विसरित ना हो जाए, तो उसको विसरण कहते हैं। क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जहाँ पे गति करता है तो वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा नहीं लगता है। इसके साथ साथ वो तब तक गति करता है जब तक कि दोनों की मात्रा, मतलब दोनों जो चीजें होती है, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका ठोस हो, उनकी मात्रा बराबर ना हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, विसरित ना हो जाए बोले, इसलिए विसरण। ठीक है, उदाहरण, जब किसी इत्र की शीशी को कमरे के कोने में खोला जाता है ना, इत्र की शीशी मतलब आप परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह जो यूज करते हैं उसको खोल देंगे तो कुछ समय के पश्चात देखेंगे कि वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार जब जल में विलय किसी रंजक जैसे कि कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट आदि के क्रिस्टल्स को जल से भरे बीकर में डाला जाता है तो वो पहले क्या करता है, धीरे धीरे घुलता है। स्टार्टिंग में एक ही क्षेत्र में दिखाई देता है, फिर पूरा फैलता जाता है और फैलने के बाद पूरे पानी में वो एक जैसा दिखाई देने लगता है। गैसों के विसरण में देखेंगे तो ये बहुत तेजी से होता है और दूर दूर होने के कारण उनके बीच का आकर्षण बल भी क्या होता है, बहुत कम होता है। द्रवों का विचरण जो होता है वो अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है क्योंकि उनके जो कण होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। ठोस का विचरण नहीं के बराबर होता है। जैसे कोई भी आप टेबल कुर्सी ले लेंगे, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह में होगा, मूवमेंट करेगा? नहीं। इसको विचरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, विचरण को उनका जो घनत्व होता है, यदि घनत्व उनका ज्यादा है ना, घनत्व के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि भारी गैसों और अधिक घनत्व वाले जो गैसें होती है उनके पदार्थों का विचरण कम घनत्व वाले गैसों और पदार्थों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। विचरण माध्यम का घनत्व, विचरण करने वाले माध्यम का घनत्व अधिक होने पर विचरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तापक्रम, विचरण करने वाले माध्यम का तापक्रम बढ़ने पर उसमें उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अणुओं का विचरण दर में भी वृद्धि होगी। विचरण दाब प्रवणता, विचरण तंत्र में उपस्थित दोनों छोर के मध्य विचरण दाब प्रवणता अधिक होने पर विचरण की दर में वृद्धि हो जाती है। विचरण तंत्र में उपस्थित दोनों जो छोर होते हैं, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले दोनों जो छोर होंगे उनके मध्य जब विचरण होता है तो दाब प्रवणता अधिक होता है, दाब ज्यादा होता है, तो इसके कारण क्या होता है, विचरण की दर में वृद्धि होता है। पदार्थों के आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जिसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अणु
जो होते हैं सामान्यतः एक स्थिर गति की अवस्था में होते हैं, जो कि उनकी मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की मुक्त ऊर्जा को रासायनिक विभव के नाम से भी जाना जाता है। यह मुक्त ऊर्जा जो होता है वो तापक्रम, दाब और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित अणुओं को प्रभावित करता है। मतलब उस स्थान पे जितने भी अणु प्रेजेंट है उनको वो इफेक्ट करता है। जब ये कारक अधिक मात्रा में होते हैं, जब ये कारक जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो अणुओं की गति जो होती है वो तेजी से होती है। इस कारण विसरण को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। अणुओं का उनकी उच्च मुक्त ऊर्जा वाले क्षेत्र से, अणु जो होते हैं उनका उच्च ऊर्जा वाला जो क्षेत्र होता है उससे कम मुक्त ऊर्जा वाले क्षेत्र में प्रवाह या गति होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण जो होता है वो तब तक होता रहता है जब तक कि विसरण करने वाले अणु जो होते हैं वो उपलब्ध स्थान पर समान रूप से वितरित नहीं हो जाते। जब तक कि विसरण कब तक होता है कि समान रूप से दोनों में ना हो जाए। इस अवस्था में प्रत्येक अणु जो होता है वो दाएं से बाएं गति करता है। एक अणु बाईं ओर से दाईं ओर गति कर प्रत्येक पदार्थ का विसरण स्वतंत्र रूप में होता है। मतलब इसमें जो होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, देखो क्रिस्टल है, यहाँ गया, फिर वो समान मात्रा में सब जगह पूरी जगह फैल जाएगा। ये है सॉल्यूशन विद KMnO4 क्रिस्टल। KMnO4 का क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन आफ्टर डिफ्यूजन। ये फिर पूरा मिल जाने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई देता है, फिर मिल जाने के बाद वो एक जैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विसरण दाब। विसरण करने वाले जो आयन होते हैं वो अणुओं के कारण विसरण माध्यम में एक दाब उत्पन्न होता है। जब विसरण करने वाले जो अणु होते हैं उनमें उनके विसरण माध्यम में एक दाब उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अणुओं के कारण जो आयन होते हैं उनमें एक दाब होता है ना, उनका दाब को क्या बोलेंगे? विसरण दाब कहते हैं। विसरण दाब जो होता है विसरण करने वाले अणुओं की संख्या या सांद्रता के समानुपाती होता है। विसरण करने वाले जो अणु होते हैं ना की संख्या जो होती है उनका सांद्रता जो होता है वो समानुपाती होता है। यही कारण है कि विसरण की जो क्रिया होती है वो सदैव अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। विसरण दाब प्रवणता की ओर होता है, मतलब वृद्धि जो होता है वो आगे की ओर होता है। यह एक सैद्धांतिक शब्द है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। जैसे कि देखेंगे कि गैस से भरे गुब्बारे के अंदर उपस्थित जो गैस का दाब होता है वो विसरण दाब होता है, उसके बाहर उपस्थित जो गैस के विसरण दाब से सदैव कम होता है। ठीक है, मतलब जो अगर हम लोग गुब्बारा में जो गैस भरा होता है उसको देखेंगे तो उसका विसरण दाब अधिक होगा, लेकिन बाहर में जो गैस होगा उसका कम होगा। तो क्या होता है? गुब्बारे की जो गैस है वो बाहर उपस्थित गैसों में विसरित हो जाती है। दाब अधिक होने के कारण क्या होगा? वो बाहर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी विलायक का विसरण दाब जो होता है एक विलयन में उपस्थित सभी विलायक के विसरण दाब से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। फिर है उत्प्रेरित विसरण। यह विसरण जो है वो कोशिका कला, जो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है उसमें उपस्थित कला प्रोटीन की सहायता से होता है। क्या होता है? कला की प्रोटीन होता है उसकी सहायता से होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोरिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरिन्स। यह सांद्रण प्रवणता के अनुरूप सामान्यता कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? सांद्रण प्रवणता के स्वरूप कार्य करता है, लेकिन विशिष्ट स्थितियों में यह पदार्थों के विशिष्ट आयनों के अभिगमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है कि विशिष्ट जो स्थिति होता है, कई अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो जो पदार्थों के आयन का जो पदार्थों के जो आयन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है, क्योंकि विशिष्ट पोरिन जो होता है वो विशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए ही होता है। इस प्रकार की गति में कोशिका द्वारा ऊर्जा का व्यय नहीं किया जाता। इसमें छोटे कण जो होते हैं उच्च विसरण दर्शाते हैं तथा बड़े कणों की तुलना में ज्यादा विसरण करते हैं। पोरिन जो होता है उसके अर्थात प्रोटीन संवाहकों का विन्यास विशिष्ट प्रकार का होता है। बाह्य कोशिकीय अणु का पोरिन संयुक्त हो जाते हैं। बाह्य कोशिकीय अणु का जो पोरिन्स होता है वो क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाते हैं तथा उन्हें संयुक्त अवस्था में रखते हुए चक्रण द्वारा गति करते हैं। ठीक है, चक्रण जो होता है उसका गति के द्वारा होता है, अणुओं के कोशिका के अंदर में छोड़ देते हैं। पोरिन्स का मतलब क्या हो गया आपका कि जितने भी कला प्रोटीन होते हैं उसकी सहायता से जो विसरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पोरिन्स। तो पोरिन्स क्या होता है? प्रोटीनों का संवाहक, प्रोटीनों का संवाहक होता है। प्रोटीन को क्या करता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके छोड़ता है, तो ये चक्र के माध्यम से होता है, चक्रण होता है उसमें। ठीक है, पोरिन जो होता है स्वयं साधारण प्रवणता का निर्धारण करते हैं और न ही उससे संबंधित होते हैं। पोरिन जो होते हैं वो साधारण प्रवणता में न गिनती आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एंजाइम्स पढ़ा था, वो रिएक्शन में सिर्फ उसकी गति को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, वो उस रिएक्शन में पूरे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, उसे ये ना उससे संबंधित होते हैं। उत्प्रेरित विसरण जो होती है उसकी प्रक्रिया जो होती है वो अधिक विशिष्ट होती है। ये चयनित पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं, जो चयन किया हुआ था पदार्थ होता है उसी को ग्रहण करते हैं। ये संदमक पदार्थों के प्रति
संवेदनशील होते हैं। संदमक पदार्थ मतलब जो होता है इनहिबिटर्स जिसको बोलेंगे। सक्रिय संवहन की ही भांति यह विषरण भी संतृप्त प्रभाव दर्शाता है। सक्रिय संवहन जैसा ही होगा उसके भांति यह विषरण भी संतृप्त प्रभाव दर्शाता है। प्रोटीन संवाहक जो होता है आयन मार्ग तथा एक पोरेंस का निर्माण करते हैं। आयन मार्ग के विभिन्न आयनों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैग्जीन प्लस, है ना। जल मार्ग के संवहन हेतु विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक जल मार्ग में जो अगर प्रत्येक जल मार्ग को देखेंगे तो 8 पोरेंस, एक्टा पोरेंस द्वारा एक्टा, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7, हम लोगों ने पढ़ा है ना, वही है। तो ऑक्टा पोरेंस के द्वारा घिरा होता है। प्रत्येक जो जल मार्ग होता है वो ऑक्टा पोरेंस के द्वारा घिरा होता है। जो पोरेंस होते हैं वो प्रोटीन स्तरित छिद्र है। क्या है? प्रोटीन स्तरित छिद्र है, जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की बाह्य कला में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके कोशिका के बाह्य कला में पाए जाते हैं। ये लवक तथा अनेक जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये लवक तथा अनेक जीवाणुओं में। इनका कार्य जो होता है वो छोटे आकार के लिए विलेय कणों को मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? इनका कार्य जो होता है वो छोटे जो आकार के विलेय कण होते हैं, छोटे आकार के विलेय कण, उनके लिए मार्ग प्रदान करता है। फिर है सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है कि किसी परिवहन में पोरेंस एक प्रकार के कणों की निर्विघ्न गति को इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इसके साथ साथ किसी दूसरे प्रकार के कणों की भी गति हो सकती है। मतलब जब एक पदार्थ की गति, मतलब एक प्रकार के कण को गति देता है तो दूसरे प्रकार के कणों की भी गति हो सकती है। अगर दोनों प्रकार के कणों की गति एक ही दिशा में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट करते हैं। अगर दोनों प्रकार के कणों की गति विपरीत दिशा में होती है तो उसको बोलेंगे एंटीपोर्ट। क्लियर? अब दूसरा है आपका सक्रिय परिवहन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे निष्क्रिय परिवहन, अब देखते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध पंप अणु ऊर्जा का उपयोग करता है। ये क्या करता है? परिवहन में सांद्रण प्रवणता ज्यादा होने के कारण, सांद्रता ज्यादा होने के कारण क्या करता है? यह ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो एटीपी के अणु से होती है। सक्रिय परिवहन में कोशिका कला में उपस्थित जितने भी प्रोटीन होते हैं वो क्रियाशीलता के कारण संभव होते हैं। जितने भी कोशिका कला में प्रोटीन उपस्थित होते हैं वो अपनी भूमिका अदा करते हैं संवहन में। जो क्या होता है? इनके सहायता से, इनके ऊर्जा की सहायता से ये क्या होता है? निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अणुओं का गति होता है। किसे होता है? निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अणुओं का परिवहन जो होता है उसको बोलेंगे, उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। इसे आरोही परिवहन कहते हैं। परिवहन की दर इसमें सर्वाधिक होती है। यदि सभी प्रोटीन जो होते हैं वो संवाहक परिवहन है तो उपयोगित होते हैं या सांत्रित हो गए होते हैं तो एंजाइमों की तरह यह संवाहक प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है, और संवहन करते हैं। अर्थात विशिष्ट गुण के लिए विशिष्ट संवाहक प्रोटीन का कार्य करता है। ये प्रोटीन जो होते हैं संदमक के प्रति संवेदनशील होते हैं। संदमक प्रोटीन से अभिक्रिया कर उसे निष्क्रिय बना देते हैं।